आदाब, मैं डॉक्टर हशमत हबीब आपको आज की इस क्लास में खैर वेलकम करता हूँ। आज से हम BANC 132 के बारे में बात करेंगे, जहाँ पे हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को और डिटेल के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बाकी जो सेगमेंट्स हैं उनके बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। और आज से जो हम BANC 132 पढ़ने वाले हैं, हम बायोलॉजिकल और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को जो बाकी डोमेन्स हमारे पास इसके हैं उनको और ज्यादा डिटेल के साथ समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझते हैं, वी नीड टू अंडरस्टैंड ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी अलग सब्जेक्ट क्यों बना। क्या वजूहात ऐसे थे कि हमने बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को अलग किया। मैं फिर से आप लोगों को थोड़ा सा एंथ्रोपोलॉजी के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। एंथ्रोपोलॉजी जो कि दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एक एंथ्रोस और दूसरा लॉग्स। एक एंथ्रोस मींस ह्यूमन मैन और लॉग्स मींस साइंस लॉजी साइंस, जैसे जोलॉजी हमारे पास होता है, बायोलॉजी होता है। तो इसी तरीके से एंथ्रोपोलॉजी हमें असल में ह्यूमन का साइंस समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ह्यूमंस के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो एंथ्रोपोलॉजी है, एंथ्रोपोलॉजी में इंसान के हर एक चीज के बारे में हम पढ़ते हैं, इंसान के हर एक उस मल्टीफेसेटेड तस्वीर को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सो इसीलिए हमारे जो बशरियात के लोग थे, उन लोगों ने अब जाके इस एंथ्रोपोलॉजी को बहुत अलग अलग डोमेन में डिवाइड किया, जहां पे हमारे पास फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या जिसको हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी से भी जानते हैं, दूसरा सोशल एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी कभी जानते हैं, और तीसरा आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी जिसको हम कभी कभार प्रीहिस्टोरिक एंथ्रोपोलॉजी के नाम से भी जानते हैं, और चौथा डोमेन जिसको हम लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। चारों डोमेन्स के इंट्रोडक्शंस हमने पिछले क्लासेस में दी है, जहां पे हमने फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी, सोशल एंथ्रोपोलॉजी और लिंग्विस्टिक एंथ्रोपोलॉजी और आर्कियोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के कुछ रिसर्च टेक्निक्स पढ़ने की कोशिश की, इनके स्कोप को पढ़ने की कोशिश की, उनके डेफिनेशंस को पढ़ने की कोशिश की। तो आज से हम BANC में BA1C 132 में असल में फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का ही ये हमारा सारा का सारा सब्जेक्ट है, इसी में हम सबसे ज्यादा बात करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जब हम इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, जिसको हम समझने की कोशिश करें, ये फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है, ये बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी होती क्या है, तो इस चीज को समझने के लिए हमें पहले इंसान को सामने रख के देखना पड़ेगा। जहां पे हम इंसान को सबसे पहले जब इंसान को देखा जाता है तो इसकी फिजिक सामने आती है, इसका एक पूरा फिजिकल बीइंग सामने आता है। इसी तरीके से हमारे पास कल्चर अलग है, इसी तरीके से हमारे पास हमारी हिस्ट्री अलग है। तो ये सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम पहले बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी या फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी असल में वो ब्रांच इस एंथ्रोपोलॉजी का है जहां पे हम इंसान के बायोलॉजिकल बीइंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम इस इंसान के फिजिकल बीइंग को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम इस इंसान के जीन्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, जहां पे हम इस इंसान के ऑस्टियोलॉजी को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, DNA को पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हर एक हिसाब से जो इसकी फिजिकल बीइंग बनाती है, वो हम इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी सिंपल सी डेफिनेशंस हमारे पास है। एक डेफिनेशन यही है कि इट्स सिंपली अ साइंस, अ सब थीम ऑफ एंथ्रोपोलॉजी व्हिच डील्स विद द फिजिकल बीइंग्स, फिजिकल वेरिएशंस, जीन्स, डीएनएस ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। या हम इवोल्यूशन में को भी इसी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करते हैं। क्योंकि मैंने आपको पिछली क्लासेस में भी समझाया था कि जिस हिसाब से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, हम अलग अलग
स्टेप से आगे आगे चल के आज के इस होमो सेपियंस में पहुंच चुके हैं। तो इसीलिए हमारे साथ साथ फिजिकल एवोल्यूशन के साथ साथ सोशल एवोल्यूशन भी हुआ। तो वो जो सोशल एवोल्यूशन हुआ वो हम असल में सोशल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम मेजॉरिटी इंसान के फिजिकल बीइंग के बारे में पढ़ते हैं, हम इसके फिजिक के बारे में पढ़ते हैं, हम ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, हम पैलियोएंथ्रोपोलॉजी के बारे में बात करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सब डोमेन्स हैं जो हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यहाँ पे एक टॉपिक आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी। हम फिजिकल और बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को आपस में किस हिसाब से मेल सकते हैं या किस हिसाब से ये डिफरेंट है। असल में जब फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी वजूद में आया तो ब्लूमनबार्ग ने क्रेनियोलॉजी को लेके इंसानों को कॉकेशियन, मंगोलियन वगैरह में डिवाइड किया, 5 रेसेस में डिवाइड किया। तो असल में दे वर लर्निंग अबाउट द फिजिकल बीइंग्स, फिजिकल वेरिएबिलिटीज ऑफ ह्यूमंस, फिजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द ह्यूमंस, किसका रंग गोला है, किसका ये सारी चीजें हम असल में फिजिकल बीइंग के हिसाब से देखते थे। आजकल भी अगर आप अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजी के बारे में देखोगे, दे स्टिल यूज द टर्म फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। तो आहिस्ता आहिस्ता जब हमारे पास और ज्यादा तहकीक हुई और ज्यादा स्टडी हुई तो हमारे पास जेनेटिक मेकअप्स आए, हमारे पास वो बिहेवियर पढ़ने के सिस्टम्स आए, हम डीएनएस पढ़ रहे हैं, हम वीएनटीआरस पढ़ रहे हैं, हम बहुत सारे अलग अलग बायोलॉजिकली हम इंसान को पढ़ना स्टार्ट किए। तो इसीलिए 2 डिफरेंट बीइंग्स बने, एक जहां पे हम इंसान को बस फिजिकल वेरिएशंस, फिजिकल एस्पेक्ट से ही पढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरा जहां हम इंसान को बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये है 2 अलग अलग पहलू। तो लेकिन दोनों का मकसद है इंसान के फिजिकल या बायोलॉजिकल बीइंग को पढ़ना। तो हमने असल में दोनों को एक ही समान रखा है। तो कहीं कहीं पे कुछ लोग इसको फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं और कहीं कहीं पे लोग इसको बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो यहां पे फिर आता है हमारा टॉपिक एंथ्रोपोलॉजी एंड ओवरव्यू। क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को एंथ्रोपोलॉजी के बारे में समझाया है। तो एंथ्रोपोलॉजी में पहले पहले जो साइंसेस, जो स्टडीज हुई थी, उनका बेसिक मकसद ये था कि क्या रीजंस है, क्या वजूहात ऐसे है कि इंसान जिस्मानी रूप से अलग अलग दिख रहे हैं। कुछ लोग काले दिख रहे हैं, कुछ लोग सफेद दिख रहे हैं, कुछ लोग हरे रंग के दिख रहे हैं। तो ये अलग अलग रंग क्यों है या अलग अलग फिजिकल वेरिएशंस क्यों है, ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए असल में कुछ लोगों ने स्टडीज की। लोगों को रेसेस के बेस पे डिफरेंशिएट किया गया, रेशियल क्लासिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, उसकी बुनियाद पे लोगों को क्या कहते हैं, डिफरेंशिएट किया गया। लेकिन तब जाके हमारे पास आहिस्ता आहिस्ता और ज्यादा स्टडीज आ गई। फिर जब जीन्स आए, पहले जब बोल रहे थे कि ये एडम से आए हैं, एडम से फिर हम मोनोजेनिक ट्रेंड्स में चल रहे हैं, इसलिए फिर आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने व्हाइट जीन्स को ही फॉलो अप किया, फिर वही से जीन्स फॉलो अप होते गए, तो ये फॉलो अप होता गया। लेकिन जो कि आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारा रिसर्च हुआ, बहुत सारी तहकीक हुई, तो सामने ये आया कि जीन्स का इसमें बहुत बड़ा योगदान, डीएनए का बहुत बड़ा योगदान। तो डीएनए और जीन की जब हम बात करते हैं, ये सेल के अंदर एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में रहता है। तो आगे मैं जब आप लोगों को पढ़ाने की कोशिश करूंगा कि किस हिसाब से जीन क्या होता है, डीएनए क्या होता है, ये हम आगे पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम पूछे कि इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का एम क्या है। असल में हमारी जो एम है बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजिस्ट की, हम इंसानों के वेरिएबिलिटी को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम इंसानों के इवोल्यूशन को पढ़ने की कोशिश करते हैं, हम इंसानों के अलग अलग जेनेटिक मेकअप होने की जो तहकीक है वो करते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग डोमेन्स हैं जो इस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर आते हैं।
और उनके अपने अपने सिमी एम्स होते हैं या उनके अपने अपने सब थीम्स होते हैं, जिससे असल में हमें इंसान के बायोलॉजिकल बीइंग के बारे में पता चलता है या इंसान के फिजिकल बीइंग के बारे में पता चलता है। तो ये सारी चीजें असल में हमें इंसान के बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश है। इस इंसान को हम फिजिकली पढ़ने की कोशिश करेंगे, बायोलॉजिकली अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। असल में यही हमारा मकसद है। सो जब हम सब फील्ड्स की बात करते हैं, इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के बहुत सारे सब फील्ड्स हैं। इसमें हमारे पास इतने सब फील्ड्स हैं कि हम और उनको सब डोमेन्स में डिवाइड कर जाते हैं और ज्यादा डिटेल में उनको पढ़ने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन की, देखिए ह्यूमन इवोल्यूशन एक प्रथा है, एक 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 हिस्टोरिकल पैराफ्रेज है या एक हिस्टोरिकल पैराडाइम है। इसको हम बहुत अलग अलग नजरियों से देख सकते हैं। हमारे पास सोशली ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, हमारे पास जेनेटिकली ह्यूमन इवॉल्व हुआ है, हमारे पास ह्यूमन फिजिकली इवॉल्व हुआ है। तो बहुत अलग अलग छोटे सब थीम्स इस इवोल्यूशन में आते हैं। तो जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन की बात करते हैं, इस सब डोमेन में असल में हम इंसान के आज होमो सेपियंस बनने तक का जो सफर था वो पढ़ने की कोशिश करते हैं और उसमें हम और ज्यादा डिटेल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां पे कैसे ये चेंज हुआ। अगर हम बात करते हैं ह्यूमन इवोल्यूशन, ये स्टार्ट हुआ लूका से, जिसको हम लास्ट कॉमन यूनिवर्सल एंसेस्टर बोलते हैं, या यूनिसेल्युलर एक हमारा एक ऑर्गेनिज्म था जो कि पानी में बना, लूका नाम से, जिसको हम लास्ट यूनिवर्सली कॉमन एंसेस्टर के नाम से जानते हैं। तो ये लूका एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म था और सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म अपने आप में और चेंजेस लाता गया और जिसकी वजह से वहां पे फिर माइटोसिस हुई, फिर मियोसिस होती गई, बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स होते गए, तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स बने। जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स आहिस्ता आहिस्ता बने तो उन लोगों में और ज्यादा एडाप्टेशंस होती गई। असल में ये ह्यूमन इवोल्यूशन में एडाप्टेशन एक थ्राइविंग फोर्स, एडाप्टेशन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। बिकॉज इंसान किसी न किसी इन्वायरमेंट में अपने आप को एडाप्ट करना चाह रहा था, या ये एनिमल्स अपने आप को किसी न किसी इन्वायरमेंट में एडाप्ट करना चाहते थे, और उसी प्रथा में, उसी कथा में, उसी क्या कहते हैं हम, पाथवे में इन लोगों ने अपने आप में चेंजेस करना देखी। मैं तीन चीजों के बारे में समझाने की कोशिश करूंगा। एक होता है एडाप्टेशन, एक होता है एक्लिमेटाइजेशन और एक होता है इवोल्यूशन। असल में एक्लिमेटाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम कहीं एक एरिया से लेके दूसरे एरिया में जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कश्मीर से लेके केरला जा रहा हूं। अब जो ही मैं केरला पहुंचा तो मैंने देखा यहाँ पे ह्यूमिडिटी है, धूप है, बहुत ज्यादा गर्मी है, जो कि कश्मीर में नहीं देखी जाती थी। तो मेरी बॉडी में कुछ थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट होगी, मेरे सांस लेने में थोड़ा डिफरेंस आएगा, हार्ट बीट पे डिफरेंस आएगा। तो हर एक जगह में कहीं ना कहीं मेरी बॉडी अपने आप को उस एनवायरनमेंट के हिसाब से लाने की कोशिश करेगी। या हम यहां से जाके हिमालयाज में चले गए, तो हिमालयस में पहुंचने से सेम एनवायरनमेंट नहीं है, सेम एयर नहीं है, सेम प्रेशर नहीं है, तो वहां पे पहुंचने से मेरी बॉडी थोड़ी बहुत एक्लिमेटाइज होगी, मिनिमम चेंजेस हो जाएंगे मेरे ओवरऑल बॉडी में। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो हायर एल्टीट्यूड्स में जाते हैं, तो यू विल सी कि वहां पे हमारे पास हाइपोक्सिया होने का खतरा होता है। और हाइपोक्सिया एक ऐसी प्रोसेस है जो इंसान को ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है, इज नॉट एबल टू इनहेल मोर ऑक्सीजन जितना उसका बॉडी ले पा रहा है, वेसो कंस्ट्रक्शन हो जाता है,
या ठंड की वजह से हमें वो थरथराहट होती है। ये असल में हमारी बॉडी क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है कि मैं इस एनवायरनमेंट में एक्लिटिमाइज हो जाऊं, इस एनवायरनमेंट में मैं पूरा हिसाब से ढल जाऊं, जिसको हम एक्लिटिमाइज बोलते हैं। इसमें कोई भी फिजिकल चेंज नहीं आती है हमारे इस क्या बोलते हैं बॉडी स्ट्रक्चर में, कोई भी चेंज नहीं आता। दूसरा आता है एडाप्टेशन। एडाप्टेशन एक ऐसी प्रोसेस है जब हम किसी भी ऑर्गेनिज्म में उसके किसी भी ऑर्गन में चेंज देखें। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बतख देखते हैं तो उसमें एडाप्टेशन हुई है तो वेबड फीट्स बने हैं। इसी तरीके से अगर आप देखोगे वो पानी में रहने से उसके पास ऑयल ग्लैंड्स आ चुके हैं। या आप देखोगे जो लोग इक्वेटर के नजदीक रहते हैं उनकी बॉडी पूरी ब्लैक हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेलानिन पिगमेंट जब ज्यादा सामने आ जाता है तो धूप से हमारी स्किन बच सकती है। तो ये एडाप्टेशंस है, लेकिन ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स में होती है। जैसे आपने देखा होगा जब हमारे पास जो कि एक मल्टीपल ग्रुप ऑफ पैरट्स होता है, तो आप देखोगे कुछ पैरट मिट्टी खाते हैं, उसकी चोंच उसी हिसाब से बनी होती है। तो डार्विन की जब हम बात करते हैं, डार्विन ने जब गैलापागोस आइलैंड में गया तो उसने वहां पे असल में मल्टीपल फिंचेस देखे। उसने देखा कि हर एक फिंच है लेकिन उसमें कहीं ना कहीं से डिफरेंसेस है फ्रॉम दीज फिंचेस। सो ही टॉकिंग अबाउट मेनी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फिंचेस। किसी की बीक लंबी थी, किसी की टांगे लंबी थी, कोई बड़ा कद का था, कोई पेड़ों पे रहता था, कोई जमीन पे रहता था। असल में वो इकोलॉजिकल निश के साथ अपने आप की जो एडाप्टेशंस हैं वो बना रहे थे। कोई अगर पानी के नजदीक रहता है तो वो उसी हिसाब से अपनी बॉडी को डल जाता है, तो उसने उस हिसाब से एडाप्ट किया होता है, अपने ऑर्गन्स को उसी हिसाब से बिल्ड किया होता है। तो कोई जो जिसकी चोंच लंबी होती थी तो वो उसी किस्म के दाने खाता है। जैसे हमिंग बर्ड आप देख रहे हो, हमिंग बर्ड का वजन इसीलिए कम होता है बिकॉज उसको बहुत समय तक कहीं ना कहीं बैठ के या उसको नीचे से जाके वो फूलों से रस निकालना होता है। उसकी बीक आप देखोगे, उसकी जीभ देखोगे बहुत लंबी होती है। क्यों? उसको फ्लावर्स के अंदर जाके वो अंदर से नेक्टर निकालना होता है। तो हर एक स्पीशीज अपने हिसाब से अडॉप्ट होती है। इसी तरीके से इंसान भी अपने हिसाब से अडॉप्ट हो रहे थे। इंसान या वो एनिमल्स भी अपने आप को इस हिसाब से अडॉप्ट करते जा रहे थे। फिर आता है तीसरा टर्म जिसको हम बोलते हैं इवोल्यूशन। इवोल्यूशन में असल में एक फुल फ्लेजेड स्पीशीज कन्वर्ट होती है दूसरी स्पीशीज में। अगर पहले होमो इरेक्टस था, ये एक स्पीशीज है, ये कन्वर्ट हुआ होमो निएंडरथैलेंसिस में, एग्जांपल में दे रहा हूं। या अगर ये होमो हैबिलिस था, ये कन्वर्ट हुआ होमो इरेक्टस में। फिर होमो इरेक्टस आगे जाके होमो निएंडरथैलेंसिस में चला गया। निएंडरथैलेंस फिर से कन्वर्ट हो गया क्रो-मैग्नान्स में। क्रो-मैग्नान्स आगे जाके होमो सेपियंस में आ गया। सो ये जो प्रथा है, ये जो एक पाथवे है, इसमें हर एक समय में आप देखोगे चेंजेस ऑफ द स्पीशीज हो रही है। तो ये चेंजेस ऑफ द स्पीशीज हम लूका से जब स्टार्ट करते हैं, फ्रॉम दैट लूका, वहां से ही हमारे पास ये आहिस्ता आहिस्ता आगे जा रहा है। लूका पहले यूनिसेल्युलर था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मल्टी सेल्युलर बना, फिर मल्टी सेल्युलर से वो लोग थोड़े थोड़े होके फिर मेरीन एनिमल्स बने, फिर मरीन एनिमल्स आहिस्ता आहिस्ता बड़ी मछलियां बनी, या फिर जो क्वाड्रुपल उनके पास बस फिन्स हुआ करते थे। फिन्स के बाद आहिस्ता आहिस्ता उनमें थोड़े बहुत पेडल्स बनते गए, उनके लिम्ब्स बनते गए, वो आहिस्ता आहिस्ता मिट्टी के नजदीक आ गए, तो हमारे पास एम्फीबियंस आ गए। तो एम्फीबियंस आहिस्ता आहिस्ता फिर चेंज होते गए, वो फिर जमीन के ऊपर आ गए तो रेप्टिल्स बन गए। जब रेप्टाइल्स आगे आगे देख के फिर हम देखते हैं वो मैमल्स में कन्वर्ट होते गए, और यही मैमल्स में हम आगे देखते हैं कि एक ग्रुप बना जिसको हम प्राइमेट्स बोलते हैं। तो जब प्राइमेट्स में हमने पूछा तो हमने देखा प्राइमेट्स फर्दर डिवाइड हुए। हमारे पास प्रोसिमियंस अलग बने और एंथ्रोपोइडिया अलग बने, और इसी हिसाब से फिर प्रोसिमियंस अपने हिसाब से डेवलप हुए, एंथ्रोपोइडियाज अलग हिसाब से, फिर वहां पे न्यू वर्ल्ड मंकीज आए, फिर ओल्ड वर्ल्ड मंकीज आए। फिर हमने देखा कि न्यू वर्ल्ड मंकीज से हमें कोई भी आगे जाके कोई रास्ता नहीं मिला, तो ओल्ड वर्ल्ड मंकीज ने अपने आप को फिर से डिवाइड किया।
ओल्ड वर्ल्ड मंकीज या फर्दर डिवाइड हुए तो उन्होंने एप्स अलग किए, उसमें भी लेसर एप्स अलग आए, ग्रेटर एप्स अलग आए, और साथ साथ में ही एक एंसेस्टर ऐसा भी बना जो कि होमो स्पीशीज को भी आगे लेके जा रहा था। और फिर हमारे पास होमो ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स आए जिसमें एप्स के कैरेक्टर्स भी थे, जिसमें ह्यूमंस के थोड़े बहुत कैरेक्टर्स भी थे। फिर वही ऑस्ट्रेलोपिथेसीन्स ने अपने आप को और कन्वर्ट किया, देन वी केम विद द होमो हैबिलस। होमो हैबिलस ने आगे जाके फिर से कन्वर्ट किया, फिर हमारे पास आया होमो इरेक्टस, फिर इसी तरीके से हमारे पास होमो इरेक्टस कन्वर्ट हुआ तो वो हम फिर बात करने लगे नीदरथैलेंसिस के बारे में। नीदरथैलेंसिस फिर से सब चेंज देखते गए तो फिर हम डिनोसॉरियंस की बात करते, क्रो-मैग्नन्स की बात करें, तो असल में हम होमो सेपियंस सेपियंस की बात करते आ गए। तो ये एक ऐसा पाथवे था जो इन लोगों ने फॉलो किया, इसको हम ह्यूमन इवोल्यूशन कहते हैं। और यही ह्यूमन इवोल्यूशन हम इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। और इस ह्यूमन इवोल्यूशन को पढ़ने के लिए हमें बाकी साइंसेस का भी इस्तेमाल होता है। जैसे हम डीएनए एनालिसिस की बात करते हैं, ऑस्टियोलॉजी की बात करते हैं, हम बिहेवियरल साइंसेस की बात करते हैं, हम फोरेंसिक्स की बात करते हैं, हम आर्कियोलॉजी की बात करते हैं, बिकॉज फॉसिल्स हमारे पास लाने हैं, उसके बाद ही हम इनको पढ़ सकते हैं। तब जाके हमारे पास एक ऐसा सब थीम बना जिसको हम ह्यूमन इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। फिर आता है हमारे पास दूसरा जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन वेरिएशन एंड एडाप्टेशन। देखिए असल में जो सवाल उठा था कि किस हिसाब से ह्यूमंस डिफरेंट दिख रहे हैं, अफ्रीका में जाओगे तो एक हिसाब के लोग दिखेंगे, चाइना में जाओगे तो दूसरे हिसाब के लोग दिखेंगे, फिजिकली उनमें वेरिएशंस देखने को मिल रही। तो ये सारी चीजें भी हम एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। जब हम वेरिएशंस की बात करते हैं असल में हम फिजिकल बीइंग्स की बात करते हैं, फिजिकल एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, और फिजिकल एस्पेक्ट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें होती है। जैसे हमारे पास क्या कहते हैं फिजिकल अपीयरेंस होती है। हम बालों के बारे में बात कर रहे हैं, किसी के बाल कर्ली होते हैं, किसी के बाल प्लेन होते हैं, स्मूथ होते हैं। आप जाओगे फॉर एग्जांपल अफ्रीकन एरियाज में तो आप देखोगे वहां पे प्लेन सॉरी कर्ली बाल देखने को मिल रहे हैं, बहुत ही टफ क्या कहते हैं वो सब चीजें देखने को मिलती है। इसी तरीके से आप यहाँ यूएस में जाओगे, जापान में जाओगे, चाइना में जाओगे तो आप देखोगे कि यार वहां पे स्मूथ बाल देखने को मिलते हैं। इसी तरीके से आप अफ्रीकन या आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो आप फेसेस को थोड़ा डल देखोगे, फेस कलर्स डिफरेंट देखोगे, ब्लैक देखोगे। इस हिसाब से आप फिर यूएस में जाओगे, आप यूरोपियन कंट्रीज में जाओगे तो व्हाइट पीपल दिखेंगे, ब्लैक पीपल दिखेंगे, ब्राउन पीपल दिखेंगे। तो ये असल में वेरिएशंस होती क्यों है? It's because of the adaptations and because of the genetic makeup of the people. जब हम ये सारी चीजें पढ़ने की कोशिश करते हैं, ये वेरिएशंस पढ़ रहे हैं, क्या जीन्स मसले क्रिएट कर रहे हैं, क्या एडाप्टेशंस क्रिएट कर रहे हैं, ये सारी चीजें असल में हमें एडाप्टेशन और इस चीज के बारे में दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे वेरिएशंस क्रिएट होती है और कैसे हम उनको पढ़ सकते हैं। फिर आता है हमारा तीसरा जिसको हम बोलते हैं ह्यूमन जेनेटिक्स। देखिए जेनेटिक्स एक अलग ब्रांच है, जेनेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स एक ओवरऑल अपना ही एक सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स टर्म बेटसन ने दी थी और उसने समझाने की कोशिश की इट्स काइंड ऑफ अ साइंस जहां पे हम जीन्स के बारे में बात करते हैं, जहां पे हम इनहेरिटेंस की बात करते हैं, जहां पे हम उन डीएनए सेगमेंट्स की बात करते हैं, फ्रेगमेंट्स की बात करते हैं, फैक्टर्स की बात करते हैं जो इस इंसान की हेरिडिटी को फॉलो करते हैं। किस पाथवे से ये एक जेनेटिक मेकअप कन्वर्ट होता है एक प्रोटीन में, फिर प्रोटीन कैसे कन्वर्ट होता है हमारे एक कैरेक्टर में। अगर किसी इंसान का कद 4 फुट है तो असल में उसका डीएनए उसको वो 4 फुट बना रहा है। अगर किसी इंसान की नाक लंबी है तो असल में उसका डीएनए उसको बता रहा है कि इसकी नाक इतनी लंबी होनी चाहिए। अगर किसी इंसान का जो भी कैरेक्टर आप समझ रहे हो, बाल कैसे होंगे, उठेगा कैसे, बिहेवियर कैसा होगा, इवन के इंटेलिजेंस की जब बात करते हैं, ये भी उसका जेनेटिक मेकअप ही समझाता है कि इसका इंटेलिजेंस कितना होगा, इसके बाल कैसे होंगे, इसका ओवरऑल हर एक कैरेक्टर कैसा होगा। जो भी कैरेक्टर की बात आप करते हैं वो हर एक चीज को इंसान के बारे में हमें ह्यूमन जेनेटिक्स समझाने की कोशिश कर रहे हैं।
तो जेनेटिक्स को एज अ साइंस जब हम लेते हैं तो हम मल्टीपल चीजों के ऊपर काम कर सकते हैं। हम पेड़ पौधों का जीन देख सकते हैं, ड्रोसोफिलास का जीन देख सकते हैं, हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का जेनेटिक मेकअप पढ़ सकते हैं या उसके बारे में वो सारी चीजें जान सकते हैं। लेकिन जब यही जेनेटिक्स हमें बस इंसान के बारे में समझाने की कोशिश करे, जब यही जेनेटिक्स बस हमें इंसानों के बारे में बताने की कोशिश करे, तब जाके हमारे पास ह्यूमन जेनेटिक्स बनता है। तब जाके हमारे पास ये जीनियात के बारे में समझने की कोशिश आ रही है। तो ह्यूमन जेनेटिक्स की जब हम बात करें, असल में हम ह्यूमंस के डीएनए के बारे में बात करें। बिफोर प्रोसीडिंग, फर्स्ट वी शुड अंडरस्टैंड कि क्या जीन होता है। ये जीन किस चीज का नाम है, या जब जेनेटिक्स में आप डीएनए का टर्म इस्तेमाल कर रहे हो, ये डीएनए होता क्या है। हम सब लोगों को पता है कि हम सेल से बने हुए होते हैं। हमारी हर एक बॉडी का हिस्सा कहीं ना कहीं एक छोटी सेल से बना हुआ है। तो सेल होता क्या है? सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सिंपल डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करो। ये जो सेल हमारे पास होती है, ये एक सेल असल में फंक्शन भी कराती है और एट द सेम टाइम स्ट्रक्चर भी देती है। जैसे फॉर एग्जांपल हम मकान क्रिएट कर रहे हैं, हम मकान कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, तो यहां पे हमें ईंटों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होता है। जब ईंट एक दूसरे के ऊपर बैठेगी तब जाके एक वॉल बनेगा, और जब मल्टीपल वॉल्स बनेंगे तब जाके आप इसको एक मकान या हाउस का नाम दे सकते हैं। अब अगर यही ईंटें कहीं पे गिरी हुई है तो हम उसको मकान नहीं कहते। तो जब ये ईंटें किसी पर्टिकुलर फंक्शन में आ जाती है, तब जाके ये एक मकान को बना सकते हैं। इसी हिसाब से जब हमारी बॉडी के सेल्स एक दूसरे के ऊपर बैठ बैठ के आहिस्ता आहिस्ता टिश्यूज बना रहे हैं, और वही टिश्यूज फिर आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गन्स बना रहे हैं, और वही ऑर्गन्स फिर मिलके एक ऑर्गेनिज्म को बनाते हैं, तब जाके एक ह्यूमन बनता है। इसीलिए ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, इसीलिए ये स्ट्रक्चर क्रिएट कर रहा है। लेकिन अगर हम इसी चीज को फंक्शन के हिसाब से देखें, असल में इन सेल्स का फंक्शनिंग का एक अलग तरीका है। हर एक सेल अपने हिसाब से फुल फ्लेज्ड होती है, उसमें उसके अपने सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती है। तो एक सेल अगर मेरे सामने है, इस सेल के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे सेलुलर ऑर्गेनेलीज होते हैं, और हर एक सेलुलर ऑर्गेनेली का अपना काम है, अपने हिसाब का काम है, अपने पर्टिकुलर चीज के हिसाब से वो काम करते हैं। तो सेल की जब हम बात करते हैं, सेल में सबसे पहले होता है एक आउटर कावरिंग, जिसको हम सेलुलर मेम्ब्रेन के नाम से जानते हैं, या अगर प्लांट सेल हो तो उसको सेल वॉल के नाम से जानते हैं। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, इसको हम कभी कभार सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन मींस कि ये किसी भी चीज को ऐसे ही अंदर नहीं जाने दे रहा है, या किसी भी चीज को ऐसे ही बाहर नहीं जाने दे रहा है। सो ही इज सिलेक्टिवली परमिसिबल मेम्ब्रेन। ये बस किसी खुसूसी चीज को अंदर या किसी पर्टिकुलर चीज को बाहर कर देती है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई आए और सेल के थ्रू चला जाए, नहीं। इसने पहले सामने आईडी दिखानी पड़ती है कि क्या ये अंदर जाने वाली चीज है, क्या ये सेल के अंदर जाने वाली चीज है। इफ यस, तो जा सकता है। सो इसी तरीके से हमारे पास सेल वॉल के अंदर होता है, जिनको हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज से जानते हैं। और सेलुलर ऑर्गेनेलीज जो होती है, वो सेलुलर ऑर्गेनेलीज असल में अलग अलग फंक्शंस के लिए होते हैं। उनका एक अपना अपना फंक्शन होता है।
तो अंदर में होता है जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म, जो कि सेल का अंदरूनी हिस्सा बनाता है। इसमें अलग अलग सेलुलर मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज होते हैं। जैसे हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है, उसमें भी दो ऑप्शंस होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, दूसरा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ये एक पैकेजिंग काइंड ऑफ चीज का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो प्रोटीन्स बनते हैं, जो आरएनएज बनते हैं या राइबोसोम जो बनते हैं, वो हर एक चीज का एक पैकेजिंग के हिसाब से चीजों को सामने लिया जाता है। आप ऐसा ही समझ लीजिए, ये पैकेजिंग मटेरियल जो चीजों को पैकेज करके सामने बेच रहा है। उसके बाद आता है हमारे पास लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स आर कॉल्ड एज द सुसाइडल बैग्स। और लाइसोसोम्स का काम होता है असल में, अगर कोई भी चीज अभी सेल में आ चुकी है या वो चीज है जो सेल के लिए जरूरी नहीं है, तो ये उसको अपने आप में समेट के मार देते हैं, इसीलिए इनको सुसाइडल बैग्स भी बोलते हैं। तो इसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं जो किसी भी चीज के ऊपर पड़ने से उसको खत्म कर देते हैं। तो आप ऐसा समझ लीजिए, इट्स काइंड ऑफ ए डिफेंसिव मैकेनिज्म फॉर द सेल, कि हम किस हिसाब से सेल के इंटरनल ऑर्गेनेलीज को बचा के रखें। उसके लिए हमारे पास होता है जिसको हम सेलुलर ऑर्गेनेलीज में लाइसोसोम बोलते हैं। फिर आते हैं हमारे पास राइबोसोम्स। सो दीज आर बेसिकली द प्रोटीन मेकिंग इंडस्ट्रीज। ये वो छोटे छोटे कद के छोटे छोटे स्ट्रक्चर के कुछ ऐसी चीजें हमारी सेल में होती हैं, जहां पे हम एक साइड से जब आरएनए डालते हैं तो दूसरे साइड से हमारे पास प्रोटीन बन के आता है। सबसे पहले हम समझेंगे इसके अंदर भी होता है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो आप ऐसा समझ लिए, अगर हम सेब को बीच में काटें तो सबसे पहले आउटर कवरिंग ऑफ द सेब दिखेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद अंदर आपको गुर्दा दिखेगा इस सेब का, जिसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और इस साइटोप्लाज्म के भी अंदर एक अलग छोटा सा मेम्ब्रेन होता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जब आप सेब को बिल्कुल उस समय तक देख रहे हो जहां पे उसके सीड्स होते हैं, इसी से एक कवरिंग होती है जहां पे न्यूक्लियस जिसको कहते हैं, और ये न्यूक्लियस एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का होता है। और इसी न्यूक्लियस के अंदर होता है हमारा डीएनए, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसको हम क्रोमोसोम्स की शेप में देखते हैं। असल में क्रोमोसोम्स इज ए सुपर कॉइलेड स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। जब हमारे पास डीएनए एक सिंपल स्ट्रैंड होती है, एक लंबा सा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हम सुपर कॉइलेड स्ट्रक्चर में लेके आए। इसको हम पहले एक साइड से ट्विस्ट करेंगे, फिर दूसरे साइड से ट्विस्ट करेंगे, फिर तीसरे साइड से ट्विस्ट करेंगे, तो जिसकी वजह से ये कॉइलेड स्ट्रक्चर बन जाता है। कम जगह में हमें ज्यादा डीएनए पहुंच रहा है, उनको हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। तो इंसान के पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। टोटल में 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। और ये क्रोमोसोम्स असल में हर एक ऑर्गेनिज्म के अलग अलग होते हैं। आप देखोगे ड्रोसोफिला के 40 होते हैं, या किसी और ऑर्गेनिज्म के, जैसे फॉर एग्जांपल में दे रहा हूं, चूहे के 10 हो रहे हैं, बिल्ली के 50 हो रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कि किस किस का कितना क्रोमोसोमल सेट होगा। इंसानों का होता है 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। दैट मींस टोटल में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। और 46 क्रोमोसोम्स की जब हम बात करते हैं, उसमें से 23 पापा से आते हैं और 23 मम्मा से आते हैं। तो ये हम आगे जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे किस हिसाब से ये हैप्लॉइड होता है, किस हिसाब से ये डिप्लॉइड होता है, कहां पे ये एक सेट बनता है, कहां पे ये 2 सेट्स बनते हैं। लेकिन नॉर्मल आप जब भी सेल्स में देखते हो तो हमारे पास डबल ही होता है, 2n स्ट्रक्चर ही होता है।
तो हमारे पास हमेशा नॉर्मल सेल्स में आप देखोगे 2n, दैट मींस हमारे पास डिप्लॉयड काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स अवेलेबल होते हैं, और जिसमें हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, या जिनको हम 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स समझाते हैं या बताते हैं। और इन 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स में हमारे पास 22 पेयर जो होते हैं, पहले 22 जो सेट्स होते हैं उनको हम ऑटोजोम्स बोलते हैं, और जो हमारे पास लास्ट के 2 बचे जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम के नाम से जानते हैं या एलिलोसोम्स भी बोलते हैं। पहले 22 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स इंसान के हर एक अलग अलग चीज के बारे में इंफॉर्मेशन रखते हैं। इसका हाथ कैसा होगा, स्किन कैसे होंगे, बाल कैसे होंगे, हर एक चीज के बारे में। जो लास्ट वाला सेट जिनको हम सेक्स क्रोमोसोम से जानते हैं, ये सेक्स क्रोमोसोम्स का मानना होता है, और इनका बेसिकली मकसद होता है इस इंसान की सेक्स डिटर्मिनेशन करने की। क्या ये मेल बनेगा, क्या ये फीमेल बनेगा। अगर मेल बनेगा तो क्या क्या इसमें इसके कैरेक्टर्स रहेंगे, मेल कैरेक्टर्स क्या रहेंगे, इसकी बियर्ड आएगी, इसके बाकी सारी चीजें आप देखोगे। इस हिसाब से अगर फीमेल है तो फीमेल के उसी हिसाब से कैरेक्टर्स इन्हीं 2 क्रोमोसोम्स में होते हैं। सो अब जाके हमारे पास ये पता चला कि हम डीएनए जो हमारे पास होता है, और इस डीएनए के अंदर में छोटी छोटी जगहों पे एक चीज होती है जिसको हम जीन्स बोलते हैं। डीएनए इज अ लॉन्ग थ्रेड, और इस लॉन्ग थ्रेड बना होता है न्यूक्लियोसाइड्स से। न्यूक्लियोसाइड्स में हमारे पास 4 न्यूक्लियोसाइड से ये बना होता है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायामीन। एडेनिन हमेशा थायमीन के साथ अटैच होता है, गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ अटैच होता है। तो ये जो डीएनए डबल हेलिकल होता है, असल में जो सीडी आपने देखी होगी, नॉर्मल सीडी जो होती है तो 2 साइड से 2 पिलर्स होते हैं, और बीच में उनके जो आपस में बंधे होते हैं, सेम इसी स्ट्रक्चर का हमारे पास जो वाटसन एंड क्रिक ने जो मॉडल दिया था, वो यही डबल हेलिकल स्ट्रक्चर समझा रहा है। तो इस डीएनए को फिर हम और आगे लेके जाके फिर हम इसको और ज्यादा न्यूक्लियोसाइड लेवल तक पढ़ने की कोशिश करेंगे। ये हम ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ते हैं। फिर हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये डीएनए में हमारे पास कैरेक्टर्स कैसे हो सकते हैं, कैसे एक डीएनए से आहिस्ता आहिस्ता एक कैरेक्टर बनता है। असल में डीएनए से एक आरएनए बनता है, और आरएनए से फिर आके जाके एक प्रोटीन बनता है, और वही प्रोटीन फिर अपनी जगह पे पहुंच के वही कैरेक्टर बना रहा है। जैसे अगर मेरी स्किन में थोड़ा डार्कनेस है, तो ये प्रोटीन ये असल में इस्तेमाल होता है मेलानिन पिगमेंट, और मेलानिन पिगमेंट के लिए मेरे पास खुसूसी क्रोमोसोम पे कहीं पे एक जीन होगा जो इसको इस प्रोटीन में कन्वर्ट करता होगा, और वही प्रोटीन फिर आगे जाके मेलानिन में कन्वर्ट होता है, और इसीलिए मेरी स्किन में डार्क कलनेस का कलर आता है। अगर आप अफ्रीकन स्पीशीज में देखोगे, अफ्रीकन पीपल्स में देखोगे, तो ये मेलानिन पिगमेंट बहुत ही ज्यादा चीजों से मामले में देखी जाती है, बहुत ही ज्यादा देखने को मिलती है। तो इसीलिए आप देखोगे उनकी स्किन पूरी ब्लैक होती है, तो यही रीजंस होते हैं उनकी स्किन ब्लैक होती है। तो वजह क्या है, असल में बॉडी में मेलानिन पिगमेंट का होना असल में इसका रीजन है। तो ये सारी चीजें हम ह्यूमन जेनेटिक्स में पढ़ने की कोशिश करते हैं। फिर आता है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, और ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक ऐसा कंसेप्ट है जहां पे हम इंसानों के ही ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ने की कोशिश करते हैं। जब हमारे पास बच्चा जो अभी पेट में ही होता है, जिसको हम प्रीनेटल बोलते हैं, जन्मने से पहले, और दूसरा होता है पोस्ट नेटल, जन्मने के बाद, बर्थ होने के बाद। तो जन्मने से पहले भी इसके पास थोड़ी बहुत ग्रोथ और डेवलपमेंट देखने को मिलती है, और जन्मने के बाद इसमें भी डेवलपमेंट और ग्रोथ देखने को मिलती है। तो 2 डिफरेंट स्टेजेस में असल में ह्यूमन की ग्रोथ और डेवलपमेंट को पढ़ा जाता है। एक जहां पे ये इंसान अभी पेट में ही है, और वहीं पे हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कैसे हुई,
जैसे जैसे हम प्लांट फर्टिलाइजेशन से ही हम देख रहे हैं कि फिर आहिस्ता सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होती है, स्पर्म और एग आपस में मिलते हैं तो एक सेल बनती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ब्लास्टूला वगैरह वो सब बढ़ते गए, फिर जाइगोट बनता है, फिर ये यूट्राइन बॉल के साथ अटैच होता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये वहीं पे बढ़ता जाता है, फिर तीसरे स्टेज में ये और बड़ा होता है और एक बच्चे का शेप लेता है। तो ये स्टेजेस हम प्रीनेटल में पढ़ते हैं, बिकॉज यहाँ पे भी आप देखोगे एक सेल जो कि नॉर्मल सेल थी, वो एक सेल आहिस्ता आहिस्ता अपनी ग्रोथ करती है। तो एक सेल 2 सेल में कन्वर्ट होते हैं, 2 4 में कन्वर्ट होते हैं, 4 8 में कन्वर्ट होते हैं, 8 16 में कन्वर्ट होते हैं, 16 32 में, इसी तरीके से 64 128 326। तो इसी तरीके से फिर ऑटोमेटिक मैनर में ये बढ़ते जाते हैं, ठीक है, बिकॉज हर एक सेल अपने आप को 2 सेल्स में डिवाइड करते हैं, तो इसलिए ऑटोमेटिक मैनर में बढ़ता जा रहा है। सो जब हम इसको पढ़ें, इस चीज को समझें, किस हिसाब से प्रीनेटल में ग्रोथ होती है, क्या रीजंस इसके प्रीनेटल ग्रोथ के होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ें। उसके बाद पोस्ट नेटल में हम देखते हैं सबसे पहले बच्चा जब दुनिया में आता है तो कितना उसमें डिफरेंस देखने को मिलता है, ग्रो कितना होता है, उसकी हाइट कितनी बढ़ती है, उसका वेट कितना बढ़ता है, एट द सेम टाइम डेवलपमेंट कितनी बढ़ती है। देखिए डेवलपमेंट और ग्रोथ दो अलग अलग टर्म्स हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम डेवलपमेंट को एज ए ग्रोथ ही ले लेते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर मैं हाथ को ग्रो हुआ देख रहा हूँ, बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, बट एट द सेम टाइम मेरी ग्रास्पिंग पावर में डिफरेंस आता है, मेरी चीजों को हैंडल करने की कला डेवलप होती जाती है। सो वो कला डेवलप होना इज ए डेवलपमेंट, और ग्रो होना, बड़ा होना इज ए मेजरमेंट, ठीक है ना। तो वो ग्रोथ है, और ये चीजों को फंक्शनलिटी में इंक्रीज करें, कंफर्टेबिलिटी में इंक्रीज करें, हर एक चीज में जब हम देखें उसकी फंक्शनिंग में चेंज हो, उसको हम डेवलपमेंट बोलते हैं। तो ये भी हम इसी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं। इनको भी हम और ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर आता है हमारे पास कुछ ऐसे अप्रोच जो कि बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए सबसे पहले जब मैं फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी की बात करूं, फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी को हमने देखा कि हम ओवरऑल फिजिकल बीइंग के बारे में बात करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल वो सारी चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हर एक चीज हम डिफरेंशिएटेड लेवल पे देखें। हमने देखा कि ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अलग अलग लेवल पे फिजिकल बीइंग के बारे में बात करें, लेकिन अब जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को भी थोड़ा बहुत और डिटेल के साथ समझने की कोशिश करें, तो हम हर एक चीज को यहाँ पे भी सब डिविजन्स में लेके आ सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारे अलग अलग लेवल्स हैं। हम एंथ्रोपोलॉजी को या हम इस बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी को ऑस्टियोलॉजी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जहां पे हम इंसानों की हड्डियों के बारे में बात कर रहे हैं, जहां पे हम इंसानों के ओवरऑल स्केलेटन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। और स्केलेटन पढ़ना ये तो हम बाकी जगहों पे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन हमारे लिए वो इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए जब हम बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में देखते हैं तो हम असल में कंपैरेटिवली बाकी लोगों के साथ, बाकी स्पीशीज के साथ एक कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। अगर मेरे सामने चिंपैंजी है, मेरे सामने एक एप है, मेरे सामने कोई भी दूसरा एनिमल है, उसके बोन सिस्टम को पढ़ के फिर मैं अपने इंसानों के बोन सिस्टम को पढ़ के देख रहा हूं कि ओवरऑल इसकी स्ट्रेटजी सेम है, ओवरऑल इसका भी एक्शियल, उसका भी एपेंडिकुलर स्केलेटन है जो उसी हिसाब से है, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस इन टर्म्स। जैसे आप देखोगे, आप जब आपका जो ये होता है चिंपैंजी होता है, वो सामने से झुका होता है, तो इसकी जो रीढ़ की हड्डी होती है वो डी शेप्ड होती है, एस शेप्ड नहीं होती है। बट एट द सेम टाइम आप देखोगे ये हमारा थोरेसिक जो होता है वो उसका डिफरेंट तरीके से होता है। तो अगर हम इंसानों के इस स्केलेटन सिस्टम को डिटेल के साथ पढ़ें, ऑस्टियोलॉजी को पढ़ें, तो कहीं से भी अगर हमारे पास कोई भी बोन मिले तो हम उसको उसी हिसाब से एनालाइज कर सकते हैं, उसको उसी हिसाब से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि जब हमारे पास एक प्योर नॉलेज सिस्टम क्रिएट हुआ है ऑस्टियोलॉजी के मामले में, तो कहीं से अगर कोई भी फॉसिल निकले, एक सिंपल सा दांत भी क्यों ना निकले, वहां से भी हम इस फॉसिल के बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं।
या एट द सेम टाइम हम कंपैरेटिवली ये भी देख सकते हैं कि हमारा स्केलेटल सिस्टम और बाकी एनिमल्स का सिस्टम कितना डिफरेंस करता है, कितना डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, कितना सिमिलरिटी दिखाता है। ये हर एक चीज वो समझाने की कोशिश करते हैं। इसी हिसाब से हम देखेंगे बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी में सबसे पहले हम सोमेटोस्कोपी की बात करते हैं या सीरोलॉजी की बात करते हैं, डर्मेटोग्राफी की बात करते हैं, पॉलीमॉर्फिज्म की बात करते हैं। दीज आर सिंपल सम टूल्स दैट आर यूज्ड इन एंथ्रोपोलॉजी। हम सोमेटोस्कोपी में देख पा रहे हैं कि इंसान को हम मेजर कर पाते हैं उसके फिजिक के हिसाब से। अब सीरोलॉजी में इंसानों को उनके फैक्टर्स के ब्लड ग्रुपिंग से हर एक चीज से भी पहचान किए जा सकते हैं। हम इंसानों को और ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इसी तरीके से डर्मेटोग्राफिक्स हमारे लिए एक ऐसा टॉपिक है। तो ये सारी चीजें असल में हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या मकसद है हमारी बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। और एक डोमेन जब हम बात करते हैं उसको हम पेलियो एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। पेलियो एंथ्रोपोलॉजी में असल में हम इंसानों को पेलियो मींस पास्ट, इसके पास्ट के बारे में बात करते हैं, इसके अतीत के बारे में बात करते हैं, इसके हर एक पास्ट के फैक्टर के बारे में बात करते हैं, किस हिसाब से ये अपने आप को डिवाइड करता गया बाकी सामानों के साथ। तो वहां पे हम फॉसिल्स का बहुत बड़ा योगदान, हम फॉसिल्स को पढ़ने की कोशिश करते हैं, ह्यूमन इवोल्यूशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो ये सारी चीजें असल में सब डिविजन्स में आ जाती हैं। इसी तरीके से आप देखो कि हम फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी को भी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंडर ही पढ़ लेते हैं। हम ये सारी चीजें असल में फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी होता क्या है? वी आर सिंपली यूजिंग सम पर्टिकुलर ह्यूमन थिंग्स फॉर गेटिंग डिटेल्ड इंफॉर्मेशन ऑन दैट। हम डीएनए एनालिसिस करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं, ये सारी चीजें हम कहाँ पे देख रहे हैं? वी आर बेसिकली गेटिंग देम आउट ऑफ दिस फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी। और इसी को अंडरस्टैंड करने के लिए हमें डीएनए एनालिसिस करनी पड़ती है, हमने वीएनटीआर एनालिसिस करनी, फिश करना पड़ता है जिसको हम फ्लोरेसेंस इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन होती क्या है? हम असल में बेसिकली देखते हैं कुछ चीजों को डीएनए के साथ मैच करते हैं, जहाँ पे फोटोग्राफिक दिखाना उनको वाइब्रेंसी वो दिखाते हैं, कलरफुल वाइब्रेंसी या रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के वो इस्तेमाल करते हैं जिसकी वजह से वो लाइट्स एमिट करते हैं। फिर हम देख पा रहे हैं कि क्या कहीं पे कोई क्रोमोसोमल एब्रेशन तो नहीं है। तो ये जो जेनेटिक्स में हम क्रोमोसोमल एब्रेशंस की जब हम बात करते हैं, वो भी एक डोमेन है हमारी फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी का। हम क्रोमोसोम्स को पढ़ते हैं कि कहीं क्रोमोसोम्स में कोई फर्क तो नहीं आई हुई है। अगर किसी इंसान में ये क्रोमोसोमल फर्क है तो इसमें क्या इसका हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स इस इंसान के हो सकते हैं, क्या वजूहात इस इंसान के हो सकते हैं। जैसे हम टर्नर सिंड्रोम को देखते हैं, हम क्लिनफिटर सिंड्रोम को देखते हैं। तो हमारे पास बहुत किस्म के क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज भी हो सकती है, हमारे पास स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है, हमारे पास न्यूमेरिकल एबनॉर्मेलिटीज हो सकती है। वो एबनॉर्मेलिटी जो कि इसके नंबर के हिसाब से गिर रही है, जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे एक क्रोमोसोम गिर गया है तो इसके पास टोटल में 22 पेयर्स एंड 1 क्रोमोसोम होता है, जिसको है ना हाफ क्रोमोसोम भी गिर जाता है। कहीं पे स्ट्रक्चरल चेंजेस देखने को मिल रही है, तो वहां पे आप देखोगे एक क्रोमोसोम का एक हिस्सा ही टूट गया है, उसका एक पोर्शन ही इन्वर्जन में आ गया है, उसका पूरा डिलीशन ही हुआ है या आइसोक्रोमोसोम बना है। ये हर एक चीज आप असल में जेनेटिक्स के अंडर पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ बहुत सारे डोमेन्स के बारे में बात की गई है जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी। फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है, पेलियो एंथ्रोपोलॉजी है, फॉरेंसिक एंथ्रोपोलॉजी है, ह्यूमन जेनेटिक्स है, बिहेवियरल साइंसेस है। ये सारी हमें फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी के डोमेन में ही आते हैं। उसके बाद आते हैं कुछ टूल जो हम एंथ्रोपोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, जो हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी में जानबूझ के ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आता है सोमेटोस्कोपी। सोमेटोस्कोपी में असल में हम इंसान के फिजिक की बात करते हैं। इंसान की फिजिक की जब बात की जाए तो इंसान का फिजिक, उसकी पर्सनैलिटी को हम दर्शाते हैं, इंसान के आउटर बीइंग को हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई लोग बहुत मोटे किस्म के होते हैं, ठीक है ना, तो उनकी फिजिक उसी हिसाब से होती है। इसी तरीके से कुछ लोग बहुत ही मस्कुलर होते हैं तो उनकी फिजिक उसी हिसाब से होती है। इसी हिसाब से कुछ लोग बहुत ही पतले होते हैं तो उसकी फिजिक ही उसी हिसाब से होती है।
तो एंडोमॉर्फ है, क्या एक्टोमॉर्फ है या मेसोमॉर्फ है, उस हिसाब से हम सोमेटोस्कोपी को इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे हम एंथ्रोपोमेट्री को बहुत ज्यादा योगदान देते हैं, या हम कभी कभार फोटोस्कोपी भी करते हैं। तो फोटोस्कोपी मीन्स हम इंसान के फोटोज लेके फिर उनको एनालाइज करते हैं कि कहाँ पे उसको डिवीजन हम क्रिएट कर सकते हैं लोगों को, जैसे हीथ एंड कार्टर ने, शेल्डन ने, बहुत सारे ने अलग अलग इस पे काम किया है, पे उन्होंने इंसान के फिजिक को सोमेटोस्कोपी के हिसाब से पढ़ने की कोशिश की। और इस फिजिक को हम कैसे बचा के रख सकते हैं, इस फिजिक को हम कैसे नॉर्मल रख सकते हैं, उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी स्टडीज की गई। तो सोमेटोस्कोपी सिंपल से हमारे पास एक ऐसा सब डोमेन है, एक ऐसा सब थीम है जो कि हमें इंसान के ओवरऑल इस इंफ्रास्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उसका फिजिकल बीइंग कितना है, फिजिक क्या है, क्या वो मोटा है, क्या वो पतला है, या क्या वो मस्कुलर है, तो क्या मसला है। उसके बाद दूसरा हमारा टूल होता है सीरोलॉजी का। सीरोलॉजी बेसिकली सीरम से निकलता है, जो कि हमारी सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम असल में ब्लड ग्रुपिंग के बारे में बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे लेंस्टेनर के बारे में देख सकते हैं कि हम इंसान को ब्लड ग्रुपिंग एनालिसिस के हिसाब से कैसे डिवीजन में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए ब्लड ग्रुप होता है, बी ब्लड ग्रुप होता है, सी डी ब्लड ग्रुप होता है, ए पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। तो 3 किस्म के असल में हमारे पास अवेलेबिलिटीज होती है, या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी ब्लड ग्रुप होगा, या तो ना ए होगा या तो बी होगा, जिसको ओ ब्लड ग्रुप मानते हैं। असल में ये ए क्या है, बी क्या है, ये ओ क्या है, दीज आर असल में एंटीजन्स। तो अगर आपकी सेल के ऊपर एक आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा हुआ है ए का, ए नहीं होता है बट सम पर्टिकुलर काइंड ऑफ एंटीजन, तो हम बोल रहे हैं यार इसके पास ए है, ठीक है। अगर बी वाला आइडेंटिटी मार्क लगा होगा तो हम बोल रहे हैं कि बी वाला है। तो अगर ना ए है और ना ही बी है तो हम बोलते हैं यार इसके पास ओ है, कुछ नहीं है। तो दूसरा आता है आर एच फैक्टर। आर एच फैक्टर बेसिकली रेसिस फैक्टर के नाम से जाना जाता है। और रेसिस फैक्टर होता क्या है कि अगर किसी के पास है तो पॉजिटिव है, अगर किसी के पास नहीं है तो नेगेटिव है। तो इसी हिसाब से हमारे पास अलग अलग किस्म के ब्लड ग्रुप्स बनते हैं। या तो ए पॉजिटिव होगा, दैट मींस ए भी एंटीजन अवेलेबल है, और दूसरा आर एच भी पॉजिटिव है। दूसरा बी पॉजिटिव, बी भी है और पॉजिटिव भी है, दैट मींस आर एच फैक्टर भी अवेलेबल है। और तीसरा होता है ओ। ओ या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, जिस हिसाब से हमारे पास ए पॉजिटिव होगा या तो बी होगा, इसी तरीके से बी पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। तो ये इसी हिसाब से हमारे पास ओ में भी आर एच फैक्टर का डायरेक्ट योगदान ओ के साथ नहीं होता। इधर ये O मींस आपका एंटीजन अवेलेबल है, यस और नो। अगर नो है तो O है। अगर इसी में आगे जाके आर एच फैक्टर अवेलेबल है तो ये पॉजिटिव है, अगर आर एच फैक्टर अवेलेबल नहीं है तो नेगेटिव। सिंपल सी बात है। तो हमारे पास अलग अलग किस्म के ब्लड ग्रुप्स अवेलेबल हो जाते हैं। तीसरा आता है डर्मेटोग्राफिक्स। डर्म मींस स्किन, ग्राफिक्स मींस नकाश, ठीक है ना। तो ये जो ग्लव्स हमारे हाथों में होते हैं, हर एक इंसान के स्किन के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ ग्रूव्स होते हैं, कहीं ना कहीं कुछ लाइंस होती है, और ये असल में एक आइडेंटिफिकेशन मार्क इस्तेमाल होता है। हर एक इंसान का जिस हिसाब से जीन डिफरेंट होते हैं, जेनेटिक मेकअप डिफरेंट होता है, उसी हिसाब से हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स या डर्मेटोग्राफिक्स अलग हो सकते हैं। हमारे पैरों के सोल के ऊपर या हाथों के सोल के ऊपर कुछ ऐसे निशान होते हैं जिनको हम ग्लव्स के नाम से जानते हैं। तो ये डर्म्स के ऊपर, जब स्किन के ऊपर कुछ नकाश या कुछ ग्लव्स बने हुए होते हैं, उनको हम डर्मेटोग्राफिक्स बोलते हैं। और डर्मेटोग्राफिक्स बिल्कुल जैसे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है, असल में इंसानों के ह्यूमन फिंगरप्रिंटिंग का भी बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ पे हमारे पास वर्ल्स होते हैं, हमारे पास लूप्स होते हैं, ठीक है ना। ये असल में कहीं ना कहीं हर एक इंसान का डिफरेंट होता है, और ये भी हमें असल में उसकी आइडेंटिफिकेशन बता सकती है। जैसे हम फॉर एग्जांपल आजकल आधार डेफिनेशन इस्तेमाल करते हैं, तो वो आधार बेस्ड आपके फिंगरप्रिंट्स पे होता है, क्योंकि हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग अलग हो सकते हैं।
हो सकते नहीं, होते हैं। तो इसीलिए हमारे पास इसकी आइडेंटिफिकेशन को भी इस्तेमाल किया जाता है और इसका भी एंथ्रोपोलॉजी में बहुत बड़ा योगदान है इन टर्म्स ऑफ द टूल्स इन एंथ्रोपोलॉजी। फिर आता है पॉलीमॉर्फिज्म। देखिए, सबसे पहले मॉर्फ को हमें समझना है, उसके बाद ही हम पॉलीमॉर्फ को समझेंगे। हर एक जीन का ये काम होता है कि वो एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाए, और पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए या तो एक जीन हो सकता है या मल्टीपल जीन्स हो सकते हैं। तो इसीलिए अगर एक कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे बालों को बनाना है, बालों को कैसा रंग रखना है, कैसा शेप रखना है, वो सारी चीजें असल में एक जीन बता रहा है। तो इसको हम सिंपल से सेंट्रल डोग्मा में समझते हैं। दूसरा होता है मल्टी फैक्टोरियल जीन्स। एक जीन या मल्टीपल जीन्स किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर को बनाते हैं या एक कैरेक्टर को बनाते हैं। जैसे 10 जीन्स मिलके साथ में एक पर्टिकुलर कैरेक्टर को बनाते हैं। जैसे 10 जीन आपकी इंटेलिजेंस को दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं या डिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये होता है सेंट्रल डोग्मा। और सेंट्रल डोग्मा में हमने ये समझा कि हर जीन एक पर्टिकुलर कैरेक्टर क्रिएट करता है। लेकिन कभी कभार असल में कुछ एलील इज अ टर्म दैट इज बीइंग यूज्ड। अगर फॉर एग्जांपल हम देख पा रहे हैं कि एक पर्टिकुलर इंसान में हाफ जेनेटिक मेकअप उसकी मम्मा से आया है और हाफ जेनेटिक मेकअप उसके पापा से आया है, तो हाफ और हाफ मिलके फुल जेनेटिक मेकअप इस बच्चे का बनाता है। इसीलिए उसके कुछ कैरेक्टर्स मम्मा जैसे दिखते हैं और कुछ कैरेक्टर्स पापा जैसे दिखते हैं। सो बिकॉज दिस इज जस्ट द कॉपी ऑफ देयर पेरेंट्स। लेकिन इस दौरान हम एलील्स को देख के हम देख रहे हैं कि 2 एलील्स आ रहे हैं। एक पापा के साइड से एलील आती है हर एक कैरेक्टर की। लेट्स कीप कि हमारे पास पूरी बॉडी में 10,000 के कैरेक्टर्स हैं। 10,000 के कैरेक्टर्स का एक सेट पापा से आया होगा और 10,000 कैरेक्टर्स का एक सेट मम्मा से आया होगा। तो अब जाके ये सेट जब सामने आया तो इस इंसान के पास 2 एलील्स बने एक जीन का, एक कैरेक्टर के। फॉर एग्जाम्पल बालू के इसके पास 2 ऑप्शन अवेलेबल है, एक मम्मा वाला उसी जैसा बनेगा और दूसरा पापा वाला जो उसी के जैसा बनेगा। तो यहां पे टर्म इस्तेमाल होती है डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस। किस हिसाब से ये डोमिनेट करता है, डोमिनेंट होता है, और किस हिसाब से ये रिसेसिव होता है। कौन सा एलील इसमें झुक के बैठेगा, रिसेसिव करके बैठेगा, वो नहीं दिखाएगा अपने आप को, और कौन सा वाला एलील अपने आप को पूरा शो करेगा। तो इसीलिए हमारे पास एक सेंट्रल डॉग्मा है कि एक इनमें से रिसेसिव रहेगा, एक इनमें से डोमिनेंट रहेगा। या तो कभी कभार क्या होता है कि एक ही पर्टिकुलर जीन के मल्टीपल एलील्स अवेलेबल होते हैं। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल में नॉर्मल जीन का या तो कद लंबा होगा या तो छोटा होगा, 2 ही ऑप्शंस है, लंबा छोटा, टॉल ड्वार्फ, दैट्स ऑल। दूसरा होता है जब एक ही कैरेक्टर के मल्टीपल ऑप्शंस आपकी सोसाइटी में देखने को मिल रहे। जैसे मेरी आंखों का कलर, अगर मेरी आंखों का कलर ब्लू है तो इसका हम दूसरा एलील लेते हैं ग्रीन। लेकिन हम आजकल जब आंखें देखते हैं ओवरऑल लोगों के, ओवरऑल पॉपुलेशंस के, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास अलग अलग किस्म के आंखों के कलर्स होते हैं। ग्रीन भी होते हैं, ब्राउन भी होते हैं, ब्लू भी होते हैं, व्हाइट भी होते हैं, ग्रे भी होते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग आई कलर्स देखने को मिल रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पे मल्टीपल काइंड ऑफ एलील्स सामने होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमॉर्फ। That means poly means multiple, morph means characters। और डीएनए लेवल तक ये कैसे मल्टीपल कैरेक्टर्स हो रहे हैं उसी के बारे में बात चल रही है। सो हमने से समझा कि हमारा जो बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी है इसके बहुत सारे सब डोमेन्स हैं, इसके बहुत सारे सब थीम्स हैं जो कि हम फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी या बायोलॉजिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंदर पढ़ते हैं। क्योंकि आज का समय खत्म हुआ तो आप सभी लोगों का आज के क्लास में आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, धन्यवाद। कल के क्लास से हम इसी पोर्शन को और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।